गुड इवनिंग फ्रेंड्स, मैं शुभम कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं इसके क्लासेस में। तो चलिए, आज हम लोग एक बहुत ही बेहतरीन टॉपिक के साथ आ चुके हैं। अभी आप लोग जानते हो कि कोविड-19 का एक सबसे नया वेरिएंट अभी आया है, जिसको थर्ड वेव के नाम से जाना जा रहा है और उसका नाम है ओमिक्रॉन, जो कि अभी बहुत ही चर्चा में है। तो ये वीडियो उसके ऊपर है, ध्यान से देखिएगा शुरू से अंत तक। मैंने इसका सारा डिटेल एक जगह लाया हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले इसकी सामान्य जानकारी की बात करते हैं। तो सामान्य जानकारी में ओमिक्रॉन, जो कि इसका नाम रखा गया है, ये शब्द कहाँ से लिया गया है, किसके ऊपर इसका नाम रखा गया है। तो ये जो है ग्रीक वर्णमाला है। जैसे कि इंग्लिश में होता है ए से लेके जेड तक, हिंदी में होता है क ख ग घ। इसी तरीके से ग्रीक का जो वर्णमाला है, उसमें जो 15वां अक्षर है, उस 15वें अक्षर का नाम जो है ओमिक्रॉन होता है। जैसे इंग्लिश में आपको ओ हो जाएगा, 15 हो जाएगा ओ। उसी तरीके से ग्रीक का जो है वो जो 15वां अक्षर है, उसको ओमिक्रॉन कहा जाता है। तो वहीं से इसका नाम ओमिक्रॉन लिया गया है। तो ये हो गया ओमिक्रॉन। और इसके पहले अगर हम चर्चा करें कि अभी जो ओमिक्रॉन जो थर्ड वेव आ रहा है, तो इसके पहले भी 3 लगभग 4 कोविड-19 के वेव आ चुके हैं। तो उनका नाम भी हम चर्चा करेंगे। उनका नाम है अल्फ़ा, बीटा, गामा और डेल्टा। जो सबसे लेटेस्ट अभी आया था ओमिक्रॉन के पहले, वो डेल्टा आया था और उसको सबसे ज़्यादा घातक बताया जा रहा था, और उससे भी ज़्यादा घातक ओमिक्रॉन को बताया जा रहा है। लेकिन अभी इसकी संपूर्ण जानकारी नहीं मिली है। जितनी भी जानकारी मिली है उसको मैंने एकत्र करके आपके सामने लाया हूँ। अब चलिए, अब जो नए वेरिएंट है इसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं। तो सबसे पहले क्या है, ये जो ओमिक्रॉन वेरिएंट है, ये सबसे पहले कहाँ पाया गया पूरे विश्व में। तो सबसे पहले जो इसकी चर्चा हुई है वो दक्षिण अफ्रीका में हुई है। ठीक है, दक्षिण अफ्रीका के बोत्सवाना एक जगह है, वहाँ से इसकी शुरुआत हुई है। और इसका पता किसने लगाया है? WHO ने लगाया है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने इसका पता लगाया है। और दक्षिण अफ्रीका के अलावा भी कुछ देश हैं जहाँ से इनका निशान मिलता है ओमिक्रॉन का। तो वो देश इस प्रकार से हैं: बोत्सवाना, बेल्जियम, ठीक है, बोत्सवाना, बेल्जियम, हांगकांग, इजराइल और नीदरलैंड। ठीक है, बोत्सवाना, बेल्जियम, ठीक है, दोनों बॉस हो गया, बोत्सवाना, बेल्जियम। इसके बाद एक हांगकांग हो जाएगा, इजराइल और नीदरलैंड। ठीक है, एक मुस्लिम देश हो जाएगा इजराइल, और एक हो जाएगा आपका इजराइल हो गया, और एक नीदरलैंड हो गया। तो बोत्सवाना, बेल्जियम, इजराइल, हांगकांग और नीदरलैंड, इतने देश में इसकी पहचान हुई है। अब अगर हम देश का नाम जान लेते हैं तो साथ में उसकी राजधानी जान लें तो और बेहतर होगा। तो बोत्सवाना की राजधानी जो होती है वो गेबरोन होती है, गेबरोन, बोत्सवाना, गेबरोन। बेल्जियम की राजधानी होती है ब्रुसेल्स, ब्रुसेल्स। हांगकांग की राजधानी विक्टोरिया, इजराइल की राजधानी जेरूसलम, और नीदरलैंड जिसका पुराना नाम हॉलैंड था, तो उसका हो जाएगा एम्स्टर्डम। अगर राजधानी अगर डिटेल में पढ़ना होगा तो मैं सबका वीडियो डाला हूँ, आप प्लेलिस्ट में चेक कर सकते हैं राजधानी का वीडियो। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं, हम दक्षिण अफ्रीका में पाया गया है, तो दक्षिण अफ्रीका के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। तो दक्षिण अफ्रीका जो है वो दुनिया का इकलौता देश है जिसकी 3 राजधानी है। ठीक है, अब 3 राजधानी है तो तीनों को किस प्रकार से बांटा गया है? यह देश अफ्रीका महाद्वीप के दक्षिणी छोर पर बसा हुआ है। जो अफ्रीका महाद्वीप है उसके अंदर दक्षिण अफ्रीका आता है। तो बोले है कि दक्षिण अफ्रीका जो है अफ्रीका के किस भाग में है? तो अफ्रीका के दक्षिणी छोर में जो है दक्षिण अफ्रीका है, इसीलिए इसका नाम दक्षिण अफ्रीका पड़ा है। अब इसकी जो 3 राजधानी है उसको समझ लेते हैं। इस देश का कार्यकारी राजधानी, अगर एग्जीक्यूटिव कैपिटल बोला जाएगा, कार्यकारी राजधानी बोला जाएगा, तो वो प्रिटोरिया हो जाएगा। कहाँ हो जाएगा? प्रिटोरिया। इसके बाद न्यायिक राजधानी, जुडिशियल, जुडिशियल कैपिटल बोला जाएगा तो ब्लोमफॉन्टेन, 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 ये न्यायिक हो जाएगा। और कार्यकारी था आपको प्रिटोरिया में। अब एक लास्ट बच गया विधायी। ठीक है, विधायी मतलब लेजिस्लेटिव कैपिटल, ये हो जाएगा केप टाउन। ठीक है, केप टाउन। तो 3 हो गया, प्रिटोरिया, ब्लोमफॉन्टेन और केप टाउन। ठीक है, इसको आपको ध्यान में रखना है।
अब ये राजधानी हो गई, साथ में मुद्रा भी देख लेते हैं। मुद्रा जो है साउथ अफ्रीकी रैंड, रैंड बोला जाता है। दक्षिण अफ्रीका का क्या हो जाएगा, साउथ अफ्रीकी रैंड। ठीक है, तो इतनी कहानी थी दक्षिण अफ्रीका की। अब आते हैं थोड़ा कि WHO जो है, विश्व स्वास्थ्य संगठन, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, इन्होंने ओमिक्रॉन के बारे में क्या विशेष बोला है। तो सबसे पहले जान लीजिए कि ये तो हमारे आम भाषा में हो गया कि ओमिक्रॉन इसका नाम है, लेकिन जो साइंटिस्ट लोग बात करते हैं ना, उसका एक साइंटिफिक नाम देते हैं, एक वैज्ञानिक नाम देते हैं किसी भी वायरस जो आता है उसका। तो वैज्ञानिक नाम की अगर बात करें तो ओमिक्रॉन का वैज्ञानिक नाम हो जाएगा B.1.1.529। ठीक है, इसको ध्यान में रखना है। B.1.1.529 ये इसका साइंटिफिक नेम हो गया। ठीक है, और ये जो साइंटिफिक नेम है ना, ये एक सिस्टम होता है जिसको पेंगोलिन सिस्टम बोलते हैं। ठीक है, और उसी को शॉर्ट में पेंगो सिस्टम बोल सकते हैं, जो कि लैटिन वर्ड होता है। ठीक है, लैटिन वर्ड से पेंगोलिन सिस्टम होता है, और उसी सिस्टम के अंतर्गत जो है साइंटिफिक नाम को रखा जाता है। तो आपको उतना टेंशन नहीं लेना, बस साइंटिफिक नाम जो इसका नाम है वो ध्यान में रख सकते हैं। अब देखिए, पेंगो सिस्टम है तो इसका अगर एक्चुअली मीनिंग जानना चाहिएगा तो इसका मतलब होता है कि याद रहे, मतलब आई रिकॉल। ठीक है, किसी भी चीज़ को, अगर वायरस को आपको याद रखना है कि हाँ कौन कौन सा वायरस आया था, किसका क्या नंबर है, तो उसी के अकॉर्डिंग जो है साइंटिफिक इसका नाम रखा जाता है। ठीक है, जैसे कि एक रिकॉर्ड हुआ था कि 2020 में जब कोविड-19 बढ़ने लगा था ना, तो सबसे पहले जब 35,000 केस आया था कोरोना का। ठीक है, तो एक पत्रिका था, उस पत्रिका में छपा था कि लगभग 35,000 केस हो चुके हैं। ठीक है, तो जब 35,000 केस हो गया था ना, तो उस टाइम भी एक साइंटिफिक नेम पहली बार रखा गया था इस पेंगो सिस्टम के अंतर्गत। ठीक है, तो बस उसी को समझाने के लिए कि हाँ कितना कितना केस हो गया है, कौन कौन हो गया है, तो उसी को पूरा मिला के पेंगो सिस्टम बोला जाता है, और उसी के अंतर्गत उसको विभाजित करके अलग अलग साइंटिफिक नेम रखा जाता है। तो ये ओमिक्रॉन का हो गया साइंटिफिक नेम। अब आगे बढ़ते हैं। अब जो है इसको क्या बोला गया है, ये जो है ना, जो सबसे पहले कोविड आया तो वो SARS-CoV-2 के अंतर्गत आया। ठीक है, SARS-CoV-2, आपने इसका नाम सुना होगा। सार्स और मार्स होता है कोरोना का वेरिएंट, तो ये जो है सार्स के अंदर आता है, SARS-CoV-2। अब जो है इसको बोला गया है चिंता वाला वेरिएंट, वेरिएंट्स ऑफ कंसर्न, मतलब ओमिक्रॉन को जो है वेरिएंट्स ऑफ कंसर्न बोला गया है, मतलब ये चिंता वाला वेरिएंट है। मतलब थोड़ा जो है अभी तक जितने भी वेरिएंट आए हैं उनसे थोड़ा ये अलग हट के है, चिंता का विषय है। अब चिंता का विषय कैसे है ये, इसको हम लोग आगे देखेंगे। ठीक है, कुछ कुछ इसकी कंडीशन है, स्थिति है, उन सभी को मद्देनज़र रखते हुए इसको चिंता का विषय बताया गया, और किनके द्वारा बताया गया, WHO के द्वारा बताया गया। ठीक है, अब चलिए आगे देखते हैं WHO की चेतावनी। अब उन्होंने WHO ने क्या चेतावनी दिया है कि ये काफ़ी तेज़ी से और बड़ी संख्या में म्यूटेट होने वाला वेरिएंट है। ठीक है, इसलिए कुछ म्यूटेशन चिंता का विषय है। अब म्यूटेशन क्या होता है, म्यूटेशन जैसे कि इंसानों में या जानवरों में रिप्रोडक्शन होता है, प्रजनन क्षमता होती है कि हाँ दो इंसान मिलके एक बच्चे को जन्म देते हैं, उसी तरीके से उसको मानव जाति में, जानवर में रिप्रोडक्शन बोला जाता है। और वही जब वायरस वही काम करते हैं, वायरस क्या होता है, एक इंसान से दूसरे इंसान में फैलता है, इसी तरीके से बहुत जल्दी जल्दी फैलते जाता है, सबके बॉडी में घुस जाता है, और वायरस पूरा, एक वायरस से लाखों वायरस हो जाते हैं, तो इसी को बोलते हैं कि लाखों लोग प्रभावित हो गए हैं। तो उसी को वायरस की दुनिया में म्यूटेशन कहा जाता है, और इंसानों में, जानवरों में रिप्रोडक्शन कहा जाता है। तो वही म्यूटेशन है। तो इसी में WHO ने इसको चिंता का विषय, चिंता का वेरिएंट क्यों बताया है, क्योंकि इसमें जो म्यूटेशन हो रहा है वो बहुत ही जल्दी जल्दी हो रहा है। ठीक है, तो इसीलिए इसको जो है वेरिएंट ऑफ कंसर्न में रखा गया है WHO के द्वारा। ठीक है, अब देखिए, अब थोड़ा म्यूटेशन के बारे में जान जाते हैं। म्यूटेशन को मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया हूँ, और इसी को हिंदी में उत्परिवर्तन भी कहा जाता है।
तो वही मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ कि जो वायरस होता है, वायरस का और कॉपी बनते जाता है, सभी के शरीर में घुसते जाता है। ठीक है, आरएनए जो होता है उसमें ज़्यादा इसका इस्तेमाल होता है। अब देखिए कुछ पॉइंट्स हैं। किसी भी वायरस के वेरिएंट में एक या अधिक उत्परिवर्तन म्यूटेशन संभव। कोई भी वायरस है, कोई भी वेरिएंट है, उसमें एक से अधिक म्यूटेशन होगा, लाजमी सी बात है, होगा ही, फैलते जाएगा, तो ये संभव होता है। अनप्रचलित वेरिएंट से करता है अलग। अभी तक जितने भी वेरिएंट आए हैं ना, उन सभी से इसका म्यूटेशन अलग है। ठीक है, वायरस की संख्या बढ़ाने की क्षमता, इसकी जो क्षमता है कि वायरस को बहुत ही ज़्यादा म्यूटेशन कर दे, वो माइक्रोन में, ओमी माइक्रोन में देखा गया है। संक्रमण का बढ़ जाता है खतरा, इसमें संक्रमण का जो खतरा है वो बहुत ही तेज है। टीकों के लिए प्रतिरोधक क्षमता उत्पन्न, जो हमने टीका लिया है, डोज लिया है, उसमें भी ऐसा सुनने में आ रहा है कि ज़्यादा ये प्रभावित नहीं है। आपको बूस्टर डोज और क्या क्या पता नहीं है, उसकी चर्चा हो रही है। तो इन सभी बातों से जो है इसको जो है चिंता का विषय बताया जा रहा है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आते हैं, क्यों है वेरिएंट ऑफ कंसर्न। ये सब बातें मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ, लेकिन थोड़ा डिटेल में देखते हैं। ठीक है, डिटेल में अगर बात करें तो स्वास्थ्य विशेषज्ञों द्वारा इसको सुपर स्ट्रेन के रूप में वर्णित किया गया है। सुपर स्ट्रेन, स्ट्रेन होता है जो वायरस फैलता है, उसको स्ट्रेन के रूप में फैलता है, मतलब एक से ज़्यादा चेन बनाता है और चेन बना के फैलता है। तो इसका जो चेन सिस्टम है ना, वो बहुत ही सुपर बताया जा रहा है। ठीक है, मतलब बहुत ही तेज है इसका। नेक्स्ट आते हैं, इसमें म्यूटेशन की जो मात्रा है उसकी बात कर लें तो ओमिक्रॉन में 30 से अधिक म्यूटेशन मौजूद है। ठीक है, जो कि दूसरे में कम देखा गया था अभी तक में, और आगे चल के 50 से अधिक होने की आशंका है। किसी भी अन्य वेरिएंट की तुलना में काफ़ी अधिक है। 30 म्यूटेशन जो होता है बहुत ज़्यादा होता है। अभी तक जो इससे पहले वाला में देखा गया था वो लगभग 18 म्यूटेशंस के आसपास था, अल्फ़ा, बीटा, गामा और डेल्टा में। ठीक है, डेल्टा के मुकाबले दोगुने अभी म्यूटेशन पर शोध लगातार जारी है। ठीक है, तो जैसे मैंने बताया कि डेल्टा में करीब 18 था, और इसमें शुरुआती दौर में ही इसमें 30 से अधिक म्यूटेशन देखा जा रहा है, और आगे ये भी बताया जा रहा है कि 50 से अधिक होने की आशंका है। इसका मतलब इसका खतरा अगर ये फैल गया तो बहुत ही ज़्यादा खतरा बढ़ सकता है। इसी के कारण इसको वेरिएंट ऑफ कंसर्न कहा गया है। टीकों के लिए अधिक प्रतिरोधी लगभग 40% तक कम असरदार। इसी में बोला जा रहा है कि टीका जो लिया गया है उसमें ज़्यादा ये असरदार नहीं होने वाला है। उसके लिए अब अलग से दूसरा टीका बनाने का चर्चा हो रहा है कि अभी तक जो टीका लिया गया है उस पर मात्र 40% तक ही असरदार है, बाकी असर नहीं करेगा। उसके लिए भविष्य में दूसरे टीके की प्लानिंग चल रही है। नेक्स्ट आते हैं, इसके अंतर्गत ना 2 म्यूटेशन वाला वायरस है जो कि बहुत तेज़ी से, अगर ये दोनों अगर म्यूटेशन के अंदर में उपस्थित रहे तो बहुत ही तेज़ी से इसका जो संख्या है ना वो बढ़ जाएगा। तो ये 2 म्यूटेशन है, इसको ध्यान में रख सकते हैं। इसका नाम है R203K और G204R। R203K और G204R, मतलब 203 और 204 का खेल है। R203K और G204R, ये 2 म्यूटेशन हैं जो कि ओमिक्रॉन के अंदर देखा जा रहा है। इसके बाद आते हैं 3 और म्यूटेशन हैं जो कि शरीर की कोशिका में प्रवेश कराने में अधिक सहायक। तो इसका बस नाम देख लीजिएगा, H655Y, N69K और P681H। ठीक है, इसके बाद आते हैं, अब तक वेरिएंट के लगभग 100 जीनोम अनुक्रमों की जानकारी हुई। अभी इसका जो शोध है वो चल ही रहा है, तो अभी तक अगर टेस्टिंग की बात की जाए तो लगभग 100 जीनोम की टेस्टिंग हो चुकी है। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं भारत के संदर्भ में। भारत के संदर्भ में इस पर क्या काम चल रहा है। विशेष रूप से प्रभावित देशों को के यात्रियों की स्क्रीनिंग को लेकर अधिक सचेत है। अब क्या कि साउथ अफ्रीका में मेनली पाया गया है,
तो साउथ अफ्रीका से जितने भी फ़्लाइट आ रहे हैं, जो भी लोग आ रहे हैं, उसको पहली बात जो है अभी भविष्य में फ़्लाइट को कैंसिल करने की चर्चा है। लेकिन अभी फ़िलहाल जो भी लोग आ रहे हैं, जो भी यात्री यहाँ फंसे हुए हैं, उनकी स्क्रीनिंग की जा रही है। अब स्क्रीनिंग का मतलब होता है कि जांच करना। मतलब आपने सुना होगा कोरोना से संबंधित जो भी टेस्ट होती है, मेनली जो है RT-PCR टेस्ट होता है। ठीक है, RT-PCR टेस्ट होता है और उसी में जो है टेस्ट हो जाता है कि पॉजिटिव है या निगेटिव है कोरोना से। तो इसमें मेनली क्या होता है ना कि कुछ जीनोम मार्कर्स होते हैं। ठीक है, वो जीनोम मार्कर्स मतलब टेस्ट में पता चल जाता है कि जीनोम मार्कर्स की संख्या कितनी है। और तो इसमें क्या बोला जा रहा है कि अभी तक जितने भी अल्फ़ा बीटा गामा डेल्टा आया था वायरस, उसमें क्या था कि जीनोम मार्कर्स जो है पहचान में आ रहा था। ठीक है, कि हाँ इतना इतना जीनोम है, इतना जीनोम है, लेकिन उसमें मतलब ज़्यादा गहराई में जाने की ज़रूरत नहीं थी। लेकिन अभी जो ओमिक्रॉन वायरस है ना, इसमें क्या देखा जा रहा है कि इसमें जो जीनोम मार्कर्स हैं ना, वो बहुत ही मजबूत रूप में है, बहुत ही स्ट्रॉन्ग है। तो उसमें जो है नॉर्मल RT-PCR जो टेस्ट अभी तक चल रहा था, उस RT-PCR टेस्ट में जो है इस जीनोम की पहचान नहीं हो पा रही है। मतलब कि बहुत ही डीप में उसके जीनोम्स हैं। तो अभी जो नॉर्मल स्क्रीनिंग चल रही है, उस स्क्रीनिंग से काम नहीं चलेगा। तो इस ओमिक्रॉन वायरस के लिए और स्ट्रॉन्ग स्क्रीनिंग करनी पड़ेगी, स्ट्रॉन्ग टेस्ट लाना पड़ेगा, तब जाके जो है हम जितने जीनोम मार्कर्स हैं ओमिक्रॉन के उसको पहचान सकते हैं। ठीक है, इससे पहले भारत में डेल्टा वेरिएंट SARS-CoV-2 का सबसे घातक वेरिएंट रहा। डेल्टा, जैसे मैंने पहले बताया कि अभी ओमिक्रॉन चल रहा है, ओमिक्रॉन को सबसे ज़्यादा घातक बताया जा रहा है। लेकिन इससे पहले भी लगभग 4-5 महीने पहले डेल्टा वेरिएंट आया था, जिसका नाम आप लोगों ने सुना होगा। उसको बोला जा रहा था कि ये जो है ना SARS-CoV-2 का सबसे खतरनाक वेरिएंट है डेल्टा। लेकिन वो ज़्यादा असरदार नहीं रहा और वो अब जा चुका है। उसके बाद ओमिक्रॉन ने एंट्री ले ली है। तो यही बातें थी। अब हम देख सकते हैं कि ओमिक्रॉन और डेल्टा दोनों में अंतर क्या है। ठीक है, तो जैसा आप चित्र में भी देख सकते हैं कि ओमिक्रॉन जो है ना, उसमें क्या होता है कि साइड से जो स्पाइक्स होते हैं, उसको स्पाइक्स कहिए या इसका प्रोटीन कहिए, वो थोड़ा ज़्यादा निकले हुए हैं। ठीक है, बाहर की ओर निकले हुए हैं, मतलब उसका प्रभाव जो है एरिया ज़्यादा है। और डेल्टा का जो है वो एक सिकुड़न टाइप से है। ठीक है, अब इसकी अगर बातें करें तो ओमिक्रॉन जो है ना, ओमिक्रॉन के अंदर एस प्रोटीन होता है। एस प्रोटीन सभी वायरस में होते हैं। तो जो ओमिक्रॉन का जो एस प्रोटीन है, इसमें 30 म्यूटेशन होते हैं। जैसे मैंने पहले ही बताया कि इसके अंदर 30 म्यूटेशन देखा गया है। और डेल्टा की अगर बात करें तो इसके एस प्रोटीन में केवल 18 म्यूटेशन है। 18 म्यूटेशंस में ही इसको बहुत ही घातक बताया जा रहा था। और सोचिए कि ओमिक्रॉन का उससे भी लगभग डबल है, 30 म्यूटेशंस है। तो इससे ही पता चलता है कि काफ़ी ये खतरनाक होने वाला है। नेक्स्ट आते हैं सेकंड में, ओमिक्रॉन रिसेप्टर वाइंडिंग डोमेन में 10 म्यूटेशन। अब जो ओमिक्रॉन का जो रिसेप्टर है, जिससे कि वो अपने वायरस को एक्सेप्ट करता है या बाहर छोड़ता है, उसका जो डोमेन है उसमें 10 म्यूटेशंस पाया गया है। और डेल्टा के उसी बाइंडिंग डोमेन में 2 म्यूटेशन था। ठीक है, तो कहने का मतलब कि जो भी म्यूटेशंस है ना, वो लगभग डेल्टा से डबल देखा जा रहा है ओमिक्रॉन में। ठीक है, उसी तरीके से एक R0 वैल्यू होती है, जो कि ओमिक्रॉन में बताया जा रहा है कि डेल्टा से 6 गुना ज़्यादा है। ठीक है, और डेल्टा में लगभग 6-7 के बीच था और इसमें लगभग 6 गुना ज़्यादा है, मतलब 35-36 के आसपास होगा। तो कुल मिला के यही था। तो इसका अभी और रिसर्च आगे होगा तो आगे मैं और अपडेट करता रहूँगा। अभी तक के लिए इतनी ही जानकारी थी। उम्मीद करता हूँ आप सभी को अच्छा लगा होगा और बहुत कुछ सीखने को भी मिला होगा। तो अगर आपको अच्छा लगे तो इसको सीखिए, अपने दोस्तों को भी सिखाइए, परिवार वालों को बताइए। सेफ़ रहिए, सुरक्षित रहिए, मास्क पहनिए, हैंड वॉश करिए, सैनिटाइज़ करिए, खुश रहिए। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिए, दोस्तों को शेयर करिए। फिर मिलते हैं अगले टेस्ट में। इसका एक मैं टेस्ट भी ले लूँगा और वीडियो आगे आते रहेगी।
तब तक के लिए धन्यवाद।